दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे के एक ऐसे स्टॉक की जिसने पहले काफ़ी ज़्यादा रिटर्न भी दिया, लेकिन आज अब उसमें अच्छी खासी गिरावट भी आ चुकी है, करेक्शन भी आ चुकी है और आज वो खासा मीडिया के चर्चा में भी है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी चर्चा में है और वैसे भी हेडलाइंस में है, क्योंकि शेयर में अच्छी खासी लगभग 4% की तेजी देखने को मिली है। ये तेजी क्यों आई है? दरअसल जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ वो है आईआरएफसी को मिनी रत्ना से नवरत्ना का दर्जा मिला। उसके बाद आज हमें स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली, लेकिन इस तेजी के पीछे की असली वजह क्या है? क्या सिर्फ यही कारण है कि उन्हें नवरत्ना बनाया गया जिसकी वजह से तेजी देखने को मिली? इस पूरे शेयर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मिस्टर संदीप ग्रोवर जुड़ चुके हैं। एक बार फिर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर मिनी रत्ना से नवरत्ना बनाया गया आईआरएफसी को, कैसे देख रहे हैं आप सरकार के इस डिसीजन को? देखिए, स्टॉक 3 दिन से फोकस में है और 3 दिन से लगातार चलता हुआ दिख रहा है। थोड़ा बाजार भी सपोर्ट कर रहा है, उसका भी इम्पैक्ट है। पिटाई हो चुकी है जैसे आपने कहा भी हायर लेवल से, वो सब कुछ है। और 3 दिन में आप देखें तो शेयर में करीब 10% के आसपास का उछाल बन चुका है। और इससे पहले अगर आप देखेंगे, ये 3 दिन को छोड़ दीजिए, जो पिछले 5 दिन है लगातार शेयर गिरता हुआ नजर आया था। तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि बाउंस बैक है कि या फिर रिवर्सल स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और 229 रुपए का इसका रिकॉर्ड हाई था, आज 120 के आसपास है। तो 229 वाला 120 आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट आधा 48% के आसपास का करेक्शन हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद जैसे आपने हाईलाइट किया कि शेयर ने पैसे अच्छे बना के दिए। अब भी पैसे बन रहे हैं किनके? जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया था 2021 में, जनवरी 2021 में इसका आईपीओ आया था। 25 से 26 रुपए का प्राइस बैंड था, 26 रुपए इशू प्राइस था। और 26 रुपए वाला आज भी अगर आप 120 देखेंगे ना, तो आपका ऑलमोस्ट 4.5 गुना पैसा आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। हायर लेवल से करेक्ट हुआ, उसके बावजूद भी जिन्होंने आईपीओ में लगाया था पैसा, उनके 4.5 गुना के आसपास के रिटर्न बन रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि पिछले 3 दिन से ये स्टॉक लगातार चलता हुआ दिख रहा है। अब चलने की जो वजह है, उसमें आपने कहा कि नवरत्न स्टेटस मिला है, वो एक रीजन है। उसके अलावा आप देखें, ज्यादा फोकस इस बात को लेकर है कि जो इस कंपनी की अगले 4 या 5 साल की जो बिजनेस के प्लान्स हैं वो किस तरह के हैं। इनके जो सीएमडी साहब हैं वो मीडिया से मुखातिब हुए थे और उन्होंने जो घोषणाएं की हैं, जो बातचीत करी है, उसकी वजह से भी स्टॉक में हम देख रहे हैं कि काफी उत्साह वाला जो माहौल है वो बनता हुआ दिख रहा है। रेलवे, जैसा कि इसके नाम में जुड़ा हुआ है, रेलवे की फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई ये कंपनी है। अब नॉन रेलवे की तरफ इसकी नजर है और वही एक ट्रिगर पॉइंट है जो कि स्टॉक के लिए काम करता हुआ दिख रहा है। अब इनके जो सीएमडी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि ये नॉन रेलवे प्रोजेक्ट्स जो है ना, उनकी फाइनेंसिंग पर भी फोकस करेंगे। प्रीडोमिनेंटली ये कंपनी रेलवे की फाइनेंसिंग करती है। मैं आपको बताता हूँ कितना पैसा इन्होंने रेलवे को लेंड कर रखा है। लेकिन जो नॉन रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जरिए अपने मार्जिन्स को सुधारने की कंपनी की योजना है। फोकस है एनआईएमसी यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो ब्याज ये जितने पैसे पे उठाते हैं, जितने पे देते हैं लोन सामने, उसके बीच का जो अंतर है, जो गैप है, जिसको हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन या फिर मार्जिन बोलते हैं, एनआईएम, ये सुधार करने की कंपनी की योजना है। अब कंपनी करने के हवाले है, देखिए ये कंपनी कह रही है कि हम मेट्रो की फाइनेंसिंग करेंगे, हम रेलवे से जुड़े हुए जो अन्य फाइनेंसिंग इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फाइनेंसिंग करेंगे। जितने भी रेलवे से लिंक्ड सेक्टर्स होते हैं, या तो फिर फॉरवर्ड या बैकवर्ड, यानी कि जो रेलवे तक आने से पहले के सेक्टर्स या रेलवे से जुड़ने के बाद वाले जो सेक्टर्स होते हैं, उनको ये फाइनेंसिंग करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक जैसी जो रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया भर में, वो जो प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करते हैं उसकी रीफाइनेंसिंग करने के ऊपर भी इस कंपनी का फोकस है। क्यों फोकस है और ये क्यों इतना अहम है, ये जो वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग वाला मुद्दा है? देखिए, कोई भी अगर विदेशी इंस्टीट्यूशन आएगा, कोई फंडिंग करेगा, तो आपको विदेशी लोन हो गया, डॉलर डिनोमिनेटेड यानी कि डॉलर आधारित लोन आपको लेना पड़ता है। और जिस तरह से हमारा रुपया हर साल ऑलमोस्ट 3% के आसपास कमजोर होता है, तो आप अगर विदेशी लोन लेते हैं, डॉलर डिनोमिनेटेड लोन लेते हैं, आपका रुपया कमजोर हुआ यानी कि आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ गई। जो आपका कॉस्ट लेने की, जो आपकी बोरिंग करने की आपकी कॉस्ट है, उसमें इजाफा हो रहा है। तो उस लिहाज से अगर आपका ऐसा लोन जो कि डॉलर में लिया हुआ है, आपने डॉलर डिनोमिनेटेड है, उसको सामने से रुपी फाइनेंसिंग मिल जाए, तो फिर वो करेंसी वाला जो डेप्रिसिएशन वाला रिस्क है, जो हर साल आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, वो वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। और फिलहाल तो वो काफी ज्यादा फोकस में, चर्चा में, क्योंकि ऑलमोस्ट 90 रुपए के आसपास का आपका $1 पहुंचता हुआ दिखा है, रुपए का लेवल। तो उस बैकड्रॉप में ये डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड बैंक, आपको मैं बता दूं कि ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, उसको करीब $3.25 बिलियन के आसपास की फाइनेंसिंग कर रहा है। तो ये अब इससे आपको थोड़ा स्केल भी समझ आ जाएगी, किस तरह की स्केल इनको मिलती हुई दिखेगी। और इस तरह के जो रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उनकी लोन दी हुई जो बुक है उसको ये दोबारा फाइनेंस करते हैं, ये इनके लिए एक नया एक एवेन्यू खुलता हुआ नजर आएगा। प्लस ये कंपनी कह रही है कि हम डाइवर्सिफाई भी करते हुए दिखेंगे, रेलवे से नॉन रेलवे तो जाएंगे, उसके साथ साथ जो बाकी अन्य जो सेक्टर्स हैं उनमें भी ये फोकस करते हुए दिखेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे। उसमें पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, इसके ऊपर फोकस रहेगा।
पोर्ट से जुड़ी हुई कंपनियां, टेलीकॉम, माइनिंग, फ्यूल, कोयला, वेयर हाउसिंग और हॉस्पिटैलिटी यानी कि टूरिज्म सेक्टर के ऊपर भी इसका फोकस है, क्योंकि IRCTC आपको पता है नोडल एजेंसी है जो कि रेलवे मंत्रालय के तहत ऑपरेट करती है और वो टूरिज्म से जुड़े हुए पैकेजेस हुए, केटरिंग हुए, इन सब का कामकाज करते हैं। इस कंपनी ने भी अपनी मंशा जाहिर करी है कि रेल मंत्रालय के तहत जो बजट होटल्स होते हैं वो इनकी बनाने की योजना है और ये इन्होंने इंडिकेट किया भी है। अब रही बात आपकी जो नवरत्न कंपनी ये बनी है, 3 मार्च को ये फैसला आया था कि ये सरकारी नवरत्न कंपनी बनती हुई दिखी है। इससे होता क्या है, जब भी कोई कंपनी नवरत्न कंपनी बनती है, कोई PSU कंपनी, कोई सरकारी कंपनी अगर नवरत्न का दर्जा मिलता है तो ऑटोनॉमस डिसीजंस लेने का जो एक इनके पास एक विंडो खुल जाता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप एक लिमिट होती है बिना अप्रूवल के आप कितने बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग कर सकते हैं या नए प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकते हैं या फिर नए एवेन्यूज़ को आप तलाश सकते हैं। तो अगर नवरत्न कंपनी बनी है तो सरकार का जो हस्तक्षेप है या फिर जो सरकार की एक कह सकते हैं ना इंटरफेरेंस या फिर जो अप्रूवल्स की जरूरत होती है इस कंपनी के बोर्ड को, वो अप्रूवल की जरूरत कम हो जाएगी। तो ये अपने स्वेच्छा से या फिर अपने ऑटोनॉमस जो बोर्ड है वो फैसले ले पाएगा। इससे इनको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और ऑलरेडी आप देखेंगे तो ये कंपनी डाइवर्सिफाई करने की भी योजना बना रही है और रेलवे से जुड़े हुए बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी फाइनेंस करने के ऊपर फोकस कर रही है। जी, तो अपना फाइनेंसिंग का पोर्टफोलियो ये डाइवर्स कर रहे हैं। इसके अलावा नॉन रेलवे प्रोजेक्ट्स में भी एंट्री मार रहे हैं, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, इन सारी चीज़ों पर ये कंपनी अब काम करेगी और डिसीजन लेने के लिए नवरत्ना का दर्जा मिलने से डिसीजन मेकिंग में ऑटोनोमस तरीके से ये और मजबूत होती हुई दिखी है। इन सारी वजहों से आने वाले टाइम में IRFC के बिजनेस को लेके काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। लेकिन एक जो चीज़ सर ने बताई, निम्स इंटरेस्ट मार्जिन, वो कैसे सुधरता हुआ देख रहे हैं सर? क्या, क्योंकि फाइनेंसिंग कंपनियों के लिए निम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वही इनकी मेन कमाई है एक तरीके से, बटर है इनका। जी, ब्रेड एंड बटर है उनका। तो निम्स में आप कैसे सुधार देख रहे हैं सर इन सारे फाइनेंसिंग, रीफाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स के जरिए? देखिए, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि अभी जो रेलवे की जो फंडिंग करते हैं ये, उसमें इनको कितने मार्जिन्स मिलेंगे और अब जब ये नए एवेन्यूज जो खोलने की ये बात कर रहे हैं, जहाँ पे एंटर करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरह का मार्जिन प्रोफाइल रहता है, उससे आपको पता चलेगा कि कितना अंतर है और कितना ज़्यादा कमा सकते हैं या फिर पैसा बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। देखिए, इस कंपनी के जो CMD है दुबे साहब, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस कंपनी का जो बाकी पीयर्स हैं इस पूरे स्पेस में, उनके मुकाबले देखें तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है सबसे कम है। तो उस लिहाज से अगर ये कह रहे हैं कि रेलवे प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग की बात करें तो वहाँ पे इनको मिलते हैं 0.35 से 0.4% तक के मार्जिन्स और रेलवे की फंडिंग जो ये करते हैं वो उसमें 0.35% मार्जिन फिक्स है इनके। और अगर रोलिंग स्टॉक की अगर ये फाइनेंसिंग करते तो वहाँ पे करीब 0.4% के आसपास, 5 बेसिस पॉइंट आप उसमें और जोड़ लीजिए, 0.4% तक के मार्जिन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो नॉन रेलवे वाली जो विंडो खोलने की बात करें, जो नए सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहे हैं, वहां पे अगर आप निम्स सुनेंगे तो शायद आपको एक बार पहली बार में शायद सुन के हैरानी हो, आप यकीन ही ना करें। 0.35, 0.4% के मार्जिन पर ये ऑपरेट करते हैं और जिन नए सेक्टर्स में जाने की ये बात कर रहे हैं वहां पे मार्जिन होगा 2 से 2.5% का। यानी इमेजिन 6 टाइम्स। अगर 0.4% का मार्जिन भी है तो 2.4 मतलब 6 टाइम्स हो गया, उससे भी ज्यादा के मार्जिन बन सकते हैं। ऐसा कंपनी के खुद CMD कह रहे हैं कि इतना मार्जिन हम कमा सकते हैं अगर हम रेलवे के बियॉन्ड जाते हैं, रेलवे से बाहर निकलकर दूसरे सेक्टर्स की अगर हम फाइनेंसिंग करते हैं। और फिलहाल देखें, रेलवे की इनकी जो बुक है 4.6 लाख करोड़ की है। पिछले 2 साल से रेलवे ने कोई नया लोन नहीं लिया इनसे, उसके बावजूद भी करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए की इनकी लोन बुक है जो कि इन्होंने रेलवे को फाइनेंस कर रखी है। 0.35 से 0.4% के मार्जिन बनाते हैं। तो कोई भी अगर एनालिस्ट इसको एनालाइज करते हैं ना तो वो यही कहते हैं इनका धंधा फिक्स है, इनके मार्जिन फिक्स है, रेलवे को कितना लोन दिया हुआ है वो भी फिक्स है। तो फिर नई ग्रोथ कहाँ से आएगी या फिर अपने मार्जिन को बढ़ाने का मौका कहाँ से मिलेगा? आपको निकलना होगा बाहर, रेलवे से जुड़े हुए जो अन्य सेक्टर्स हैं, लिंक्ड सेक्टर्स हैं, उनको फाइनेंसिंग करेंगे। यही इस कंपनी के CMD ने कहा भी है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक फोकस में आता हुआ दिख रहा है। जी, तो अगर हम नॉन रेलवे प्रोजेक्ट्स में ये जाते हैं या रेलवे के जो जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं, जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करने की बात करें तो वहाँ पे 2 से 2.5% का मार्जिन ये कंपनी उठाती हुई दिखेगी, जो कि बहुत ही बड़ा चेंज है मार्जिन में, क्योंकि 0.35% से लेके 2.5% तक पहुंचना मार्जिन को एक 6 गुना, जैसा कि सर ने बताया, 6 से 7 गुना का परिवर्तन दिखा रहा है। तो नॉन रेलवे प्रोजेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ऐसे में IRFC के लिए। लेकिन सर पिछले 2-3 महीनों में जब हमने देखा कि काफ़ी गिरावट भी आई रेलवे स्टॉक्स में, लेकिन इस कंपनी को लेके क्या कुछ बदलाव देखा है आपने? प्रोजेक्ट्स कुछ नए मिलते हुए देखे हैं क्या, कि हाल ही में कुछ इन्हें नई अलॉटमेंट हुई हो?
नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलना तो अपने आप में इनके लिए एवेन्यू खोल ही रहा है। अब ये ऑटोनोमस तरीके से अपने डिसीजन ले पाएंगे, नए सेक्टर्स में जा पाएंगे, फंडिंग कर पाएंगे। लेकिन इस चीज़ की शुरुआत 2 महीने पहले से हो चुकी है। आप देखिए, इनको झारखंड में भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मिला है। 3200 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है जिसकी ये फाइनेंसिंग कर रहे हैं। एनटीपीसी रिन्यूएबल्स के साथ भी इन्होंने 7,500 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग का जो एक आरएफपी है वो साइन किया है ऑलरेडी। और इनफैक्ट इस कंपनी के जो सीएमडी है उन्होंने 4 से 5 साल का अगला जो अपना प्लान रिवील किया है, या जो कहाँ देखते हैं कंपनी को, उन्होंने जो बातचीत करी उसके ऊपर, तो वो ये कह रहे हैं कि रेलवे से जुड़े हुए जितने भी जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसकी फंडिंग करने के ऊपर इनका खास तौर पे फोकस रहने वाला है। अभी तक प्रिडोमिनेटली ये केवल रेलवे को लोन्स देते थे, रेलवे की जो फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती थी वहां पे फोकस करते थे। लेकिन रेलवे खुद अपने जो रिन्यूएबल से जुड़े हुए प्रोजेक्ट लगा रहा है उसकी फाइनेंसिंग ये करना चाहते हैं, इसके ऊपर ये फोकस करने वाले हैं। और इनफैक्ट एक प्रोजेक्शन भी दिया उन्होंने, वो कह रहे हैं कि रेलवे को अगर 8 गीगावाट पावर की जरूरत होगी, 8000 मेगावाट पावर क्षमता की जरूरत है, अगर उनको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से ही इतनी जरूरत लानी होगी तो कम से कम 30 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है वो उनको जोड़नी होगी। पर मेगावाट आप देखें तो 4 से 5 करोड़ रुपए का खर्च आता है अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहते भी हैं, चाहे वो सोलर हो चाहे वो विंड हो। तो उस लिहाज से अगर इनको 30,000 मेगावाट की कैपेसिटी खड़ी करनी है तो उससे आप 5 से गुना कर लीजिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास तो सीधा सीधा यही बनता है। तो इतनी फंडिंग की जरूरत शायद रेलवे को होगी और इसको प्रिडोमिनेंटली ये लीड करना चाहते हैं इस फंडिंग को, क्योंकि इन्होंने अपना बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। तो इस तरह से ये चाहते हैं कि रेलवे के साथ रहते हुए भी रेलवे के जो बाकी जुड़े हुए सेक्टर्स हैं और रेलवे के अलावा रेलवे चलाने को लेकर जो रेलवे की पावर की रिक्वायरमेंट्स हैं उससे जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके ऊपर भी ये फोकस करना चाहते हैं, जिसके जरिए अगले 4 से 5 साल ये कंपनी कैसे ग्रो करेगी उसका इन्होंने रोड मैप तैयार किया है पूरा। जी, तो आने वाले समय में ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि सीधी सी बात है अगर ये रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में उतरते हैं या और भी रेलवे से जुड़े हुए स्पेसेस में सेक्टर्स में एंट्री लेते हैं तो वहाँ से कंपनी को, क्योंकि रेलवे की ही रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है तो कंपनी को काफ़ी कुछ बिजनेस वहाँ से भी मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग सर इसमें हायर लेवल्स में भी फंसे हुए हैं, हमारे दर्शकों के क्वेश्चन भी आते रहते हैं, ऐसे में शेयर में क्या करना चाहिए? क्या कहीं कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है IRFC में? देखिए, बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, पूरा रेलवे एज अ पैक ही आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा भी 229 वाला 120 पे खड़ा है, पिछले 3 दिन में चला है तो जाके 120 पर आया, यानी कि हाई लेवल से अभी भी ऑलमोस्ट 50% नीचे है। तो किसी भी चार्टिस्ट से, किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट से आप पूछेंगे तो स्टॉक आपको बीटन डाउन, अभी भी कमजोर, चार्ट्स पे रिवर्सल के संकेत नहीं दिख रहे हैं। ऐसे ही जो वक्तव्य हैं वो निकल कर सामने आएंगे। कल भी किसी से बात हो रही थी हमारे एनालिस्ट से, परसों भी बात हो रही थी, तो कल परसों हमारी बात हो रही थी 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता जी से। उनका ये कहना था कि इस उछाल पर आप भरोसा ना करें। अब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी है। तो अगर एक डेड कैट बाउंस आता भी है, कोई उछाल आता भी है, तो उसमें आप कूद के खरीदारी कर लें, बाद में आपका पैसा फंस जाए, इस वजह से आपको मना किया जाता है। वो कह रहे हैं कि 118-120 तक ये स्टॉक जा सकता है, जैसा हमने आज देखा भी है। वहाँ पे फिर से इस स्टॉक में दबाव देखने को मिल सकता है। तो एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास से स्टॉक खड़ा है। कल विष्णुकांत उपाध्याय जी जो कि मास्टर कैपिटल सर्विसेज के हैं, उनसे भी हमारी बात हो रही थी। उनका भी यही कहना था कि 125 के आसपास मिले तो आप इसमें से निकले। किसी दर्शक का ही सवाल था, वो हायर लेवल्स पे स्टॉक में फंसे हुए हैं। इनका कहना था कि 99 रुपए तक के स्टॉक फिसलता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, कन्विक्शन नहीं है चार्ट्स के ऊपर, जिस तरह के फॉर्मेशन हो चुके हैं रेलवे एज अ पैक को लेकर आप देखें तो अभी भी यही लगता है कि कोई बाउंस आएगा तो बाउंस में देखिए जिसका लेवल आए वो निकलने की कोशिश करेगा। ऐसे माहौल में क्या होता है, सेंटीमेंट बिगड़ जाता है। फिर आप ये नहीं सोचते कि मैं मुनाफा कमाऊंगा, ऊपर आएगा तो मैं इसमें बेचूंगा। जिसने एक बार लॉस देख लिया, 10,000 रुपये लगाया, उसका 7-8 हज़ार रुपये या 6,000 रुपये रह गया, वो दोबारा 10,000 बन जाएगा, वो बोलेगा मेरा पैसा मिल रहा है, मैं निकलूंगा। भाई, बाद में देखी जाएगी पैसा बनेगा नहीं बनेगा, मेरा पैसा मिल गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो विष्णुकांत उपाध्याय जी का कहना था कि 142 का लेवल पार होने दीजिए, फिर चार्ट्स में जो फॉर्मेशंस हैं उसमें रिवर्सल के संकेत आ जाएंगे। तो जल्दबाजी ना करें। नो डाउट जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। कंपनी अपना 4 से 5 साल का जो रोड मैप है वो चॉक आउट कर रही है। नए जो बिजनेस एवेन्यूज हैं, ग्रोथ के एवेन्यूज हैं, वो तलाश रही है। डाइवर्सिफाई करने की बातचीत चल रही है। लेकिन जो तकनीकी लेवल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वेट कर लीजिए, 142 पार हो जाए तो आप फ्रेश खरीदारी कीजिए। जी, तो बिजनेस इंटैक्ट बना हुआ है, आने वाले टाइम पे ग्रोथ भी दिख रही है, लेकिन चार्ट्स पर ये शेयर अभी भी कमज़ोर बना हुआ है। 5 पैसा कैपिटल के हिसाब से 118-120 का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, वहाँ पर हमें और दबाव देखने को मिल सकता है और फिलहाल अभी ये शेयर उसी पर ही काम कर रहा है। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो अभी रुकिए, अभी इंतज़ार करिए और जिसके लेवल्स आते जाएँ वो अभी स्टॉक से निकलने की कोशिश करें, ये हमारे एनालिस्ट का कहना है।
थैंक यू सो मच संदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और IRFC जैसे शेयर पर पूरी डिटेल में डिस्कशन के लिए, क्योंकि लगातार इसको लेके रिक्वेस्ट भी आती रहती है, कई सारे दर्शक इसमें फंसे भी हुए हैं, तो आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच सर। बहुत धन्यवाद। साथ ही आपका इस पूरे डिस्कशन पर क्या व्यू है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वह ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।